दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट ईयर के एमसीक्यूज, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म से रिलेटेड। अराउंड 17 एमसीक्यूज हैं। जब मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी तो टोटल 17 एमसीक्यूज थे, लेकिन इसमें मैंने देखो एक एमसीक्यू और कवर कर लिया है क्योंकि मुझे पास्ट ईयर से रिलेटेड मिल गया था। शायद वो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से रिलेटेड है क्योंकि वो 18th क्वेश्चन है, तो लास्ट में देख लेंगे बिल्कुल। पर सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहा है। और इसके जो आंसर है वो कम लोगों ने ही दिए हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हो। चाहे आपके पास टाइम भी मिल गया, क्योंकि मैंने बीच में क्या कर दिया, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपको वीडियोज़ है वो प्रोवाइड करना चालू कर दिए। तो आपको क्या करना था, 2-3 दिन का टाइम मिला था तो उस हिसाब से ये देखने चाहिए थे। फिर भी कोई बात नहीं, जो भी देख रहे हैं वो सही है और जो नहीं देख रहे हैं मेरी नज़रों में क्या है, गलत है। सीधी सी बात है। यहाँ पे दिसंबर 19 का पार्ट है, बोल रहा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट सब्जेक्ट टू मैनेजरल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट as one of the important alternative objectives of especially large business corporation was pleaded by। अब देखिए, अगर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बिजनेस फर्म का पार्ट बताया तो उसमें सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पार्ट बताया, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बताया, फिर थर्ड नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था वो मैरिस के ग्रोथ रेट से रिलेटेड था। तो अगर आपने ग्रोथ रेट को पकड़ लिया और उससे रिलेटेड आपको पता चल जाता कि यार टॉपिक का नाम है मैरिस ग्रोथ रेट था, तो रॉबिन मैरिस। फर्स्ट का क्या होगा आपका आंसर, बी या सेकंड, जैसे भी आप बोलिए, रॉबिन मैरिस। ठीक इस तरीके से आपको देखना है। चाहे आप है ना एक बार इस पर्टिकुलर थ्योरी में भी जा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, यानी पिछली पीडीएफ जो भी आप देखोगे आपको मिल जाएगी। इससे पहले जब आप जाके देखोगे तो मैरिज ग्रोथ से पहले तो आपको बहुत सारे क्या होंगे, अलग अलग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव दिखेंगे। एक मैं आपको बता देता हूँ, ये यूटिलिटी से रिलेटेड है शायद, हाँ ये विलियमसन का यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। इससे पहले वाला देखोगे तो मेरे हिसाब से ये आपका बिहेवियर वाला दिखेगा जो कि साइट एंड मर्ज से रिलेटेड है। देखिए हाँ, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, साइट एंड मर्ज से रिलेटेड। और उससे पहले एक सेटिस्फाइसिंग वाला है। याद रखना कि जब भी मैंने आपको बताया कि सेटिस्फाइसिंग के थ्रू ही बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट आया, लेकिन जब भी आपको बिहेवियर थ्योरी का पार्ट पूछता है या सेटिस्फाइंग बिहेवियर बोलता है तो हमेशा इसका नाम देना, ए वाले का नाम मत देना। ठीक है, जब भी आपको सेटिस्फाइंग बिहेवियर का नाम देता है, याद रखना। तो देखो ये साइमन से रिलेटेड थी, हर्बर्ट साइमन, सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्टिव। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी आपका सेटिस्फाइंग बिहेवियर आता है तो आपको किसका नाम देना है, साइट एंड मार्च का, जो कि इसमें आया हुआ है अगले क्वेश्चन में। तभी मैंने हल्का सा पॉइंट आपको बता दिया। पर अभी तो देखिए आपका थ्योरी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मिल जाएगा। ये बोल रहा है मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट विद देयर प्रपोंडर्स। थ्योरी दे रखी है और प्रपोंडर के नाम दे रखे हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन और पीक लोड प्राइसिंग के साथ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट कवर कराया था। तो अराउंड आपने मेरे हिसाब से 8 थ्योरीज, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, कवर कर ली थी। तो एक एक करके जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगी। देखिए फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर दिसंबर 19 का है, आपको पता है लेटेस्ट एक तरीके से, अगर आपको ये इस कंप्यूटर का ही पता रहता कि जोसेफ ए इस कंप्यूटर किससे रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाता बाकी सारा क्या है। देखिए अगर जोसेफ ए इस कंप्यूटर इनोवेशन थ्योरी आपको ध्यान रहती तो देख लीजिए डी सेकंड कहाँ पे आ रहा है, डी फर्स्ट, डी फोर, डी सेकंड यहाँ पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो आपका आंसर होता थर्ड। अब देखिए ए का फोर्थ मिलाइए, क्या होगा, प्रॉफिट एस रेंट ऑफ एबिलिटी, एफ ए वॉकर। फिर आप देखिए डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, बी से रिलेटेड थर्ड। ठीक, बी से रिलेटेड थर्ड क्या है, जे बी क्लार्क। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, एफ बी हाउले। ये भी याद रहता तो भी आ जाता। सी का फर्स्ट भी याद रहता ना, क्योंकि देखो सी का थर्ड भी नहीं है, सी का यहाँ पे थर्ड है एक तरीके से, सी का सेकंड भी नहीं है, तो सी का फर्स्ट ही होगा। सी का फर्स्ट क्या है, एफ बी हाउले। तो याद रखना रिस्क से रिलेटेड। ऐसे ही अनसर्टेनिटी थ्योरी भी बताई थी मैंने, वो भी ध्यान रखिए। उसके प्रपाउंडर या हम बोल सकते हैं डेवलपर जो भी है उसका नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी आप पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखेंगे, यहाँ पे थ्योरी के साथ जनरली प्रपाउंडर के नाम ही आए हैं या आपको एक मीनिंग दे दी है और उसके बाद आपसे पूछ लिया है कि इस इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है। तो जनरली ऐसे आया है। अब देखिए जून 19 में भी देखिए, यानी सेकंड का जो आपका आंसर है वो थर्ड है, याद रखना। ठीक है, अब इसका देखिए पर्टिकुलर, ये बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट के नाम दे रखे हैं। अब बोल रहा है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो अभी अभी मैंने बताया वो किससे रिलेटेड है, हाउले। आपको हल्का सा दिख रहा होगा, देखिए क्या पूरा नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो नीचे अभी मैं कवर करूंगा, आपको पता चल जाएगा। चलो फिर भी देखिए ए का थर्ड है, आपको पता है। इनोवेशन देखो किससे रिलेटेड है, इस कंप्यूटर से रिलेटेड। अब अभी अभी जो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट में बताया आपको, ऊपर बताया था, यहाँ पे था क्या, हाँ ये रहा, रेंट ऑफ एबिलिटी। तो जनरली वो ए किससे रिलेटेड था, फोर्थ से, फ्रांसिस ए वॉकर से रिलेटेड।
तो आप देख सकते हैं कि अगले वाले में आपको पता चल जाएगा कि रैंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किससे रिलेटेड था, वॉकर से, और डायनेमिक थ्योरी किससे रिलेटेड था, क्लार्क से रिलेटेड, जेबी क्लार्क। तो अगर आपको एक भी पर्टिकुलर पॉइंट पता हो तो समझ में आ जाएगा। तो थर्ड का मैं देख लेता हूँ एक बार, आंसर क्या होगा आपका, ये होगा ए का थर्ड बी का फर्स्ट। ए का थर्ड था, बी का आपका फर्स्ट था, फिर उसके बाद मैंने अभी वॉकर बताया, फिर क्लार्क बताया। एक बार आप खुद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टिपिकल नहीं है, मेरे को तो मैच कराने। तो आपको बस क्या है कि प्रोफेसर के या इकोनॉमिस्ट के या प्रोपाउंडर जो भी हम बोले उनके नाम याद रखने और उनकी रेस्पेक्टिव थ्योरीज के नाम जरूर याद रखने। अब देखिए जून 19 में भी वापस आया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, मैनेजरल यूटिलिटी, सेटिस्फाइंग बिहेवियर, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन पता रहता ना कि वो बाउमल से रिलेटेड है, जो कि जनरली मेरे हिसाब से 90% लोगों को याद रहता है, अगर उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव के पार्ट कवर किए हैं तो डी का देखो फर्स्ट यहीं पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर ये है। तो आप देख सकते हैं ए से रिलेटेड क्या आएगा आपका सेकंड, जो कि आपको ध्यान रहता है, फर्म ग्रोथ रेट। मैनेजरल यूटिलिटी का पार्ट किससे रिलेटेड है, विलियमसन, अभी भी बताया था मैंने, ठीक है, आपको पीडीएफ दिखाई थी। फिर सेटिस्फाइंग बिहेवियर मैंने जब भी बोला तो देखो और कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो साइट एंड मार्च का ही दे रखा है। तो आपको सिमोन का नहीं लेना एक तरीके से, हर्बर्ट साइमन का, आपको साइट एंड मार्च हाइपोथेसिस का पार्ट लेना है। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन तो वैसे ही बाउमल से रिलेटेड थी। तो आपका आंसर क्या होगा, ए का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, इस तरीके से देखना है, ठीक। तो फोर्थ का अपना आंसर होगा ए। अब देखिए फिफ्थ में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एक ट्रू है और बाकी सारे फॉल्स हैं। अब देखिए ये बोल रहा है प्योर प्रॉफिट इज द रिटर्न इन एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप आगे बढ़ते, यही होता है। तो मान के चलिए कि ये आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि यही ट्रू है। तो देखिए बी देखिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब सोचिए अकाउंटिंग प्रॉफिट जनरली मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल अप्रोच से, अगर आप मेरी थ्योरी का पार्ट देखोगे, पीडीएफ देखोगे और पर्टिकुलर मेरा पार्ट नहीं देखोगे, जो भी मैंने एक्सप्लेन कराया तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट की मीनिंग बताई थी तो मैंने क्या बताया था, टोटल रेवेन्यू और उसमें से क्या है जो भी आपकी कॉस्ट है वो आप लेस कर लेते हो, लेकिन कौन सी, एक्सप्लिसिट। फिर आपने बोला सर आपने ये भी बताया था इम्प्लिसिट, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब भी मैंने आपको इम्प्लिसिट बताया तो मैंने बोला कि ये एक तरीके से नॉर्मली काम नहीं आती है। जब भी हम अकाउंटिंग और इकोनॉमिक प्रॉफिट का पार्ट देखते हैं तो इकोनॉमिक में हम क्या बोलते हैं कि ये एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट है अपनी, ये एक तरीके से क्या है, आप वर्कर को दे रहे हो सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के एक्सपेंस या गुड्स को खरीदने के लिए जो एक्सपेंस है, सारा पार्ट। इम्प्लिसिट क्या बताया कि ओनर से रिलेटेड पार्ट है, कि ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट, ओनर की खुद की बिल्डिंग है, यूज़ कर रहा है बिजनेस के लिए तो उसको रेंट देना नहीं पड़ रहा, ओनर खुद क्या कर रहा है अकाउंटेंट के फॉर्म में या खुद काम कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं मिल रही एक तरीके से, तो सैलरी ऑफ ओनर, वो सारे इम्प्लिसिट के पार्ट है। तो जब भी मैंने बोला कि अगर आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों जोड़ दोगे और फिर लेस करोगे या एक्सप्लिसिट लेस करोगे, इम्प्लिसिट लेस करोगे, कैसे भी बोलिए, तो वो किसका पार्ट आएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट का, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सी कॉस्ट हो गई, आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो गई, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। लेकिन अगर आप टोटल रेवेन्यू में सिर्फ एक्सप्लिसिट लेस करोगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का पार्ट आएगा, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अगर यहाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट लिखा था, अगर यहाँ प्योर प्रॉफिट लिखा था, क्योंकि इकोनॉमिक प्योर एक ही होता है, रियल प्रॉफिट लिखा था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिखा था, तो हम क्या बोलते ये सही रहता। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया जो कि इकोनॉमिक प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट या रियल का अपोजिट है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो आप। क्योंकि आपको पता है कि प्योर प्रॉफिट में आप क्या करते हो, एक्सप्लिसिट के साथ साथ इम्प्लिसिट भी कवर करते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ए क्यों सही है, क्योंकि हम इम्प्लिसिट को जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, तभी मैंने बोला हमेशा नॉर्मल टर्म में याद रखना। तो प्योर प्रॉफिट इज़ द रिटर्न इन एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट तो लेस करते ही हो, साथ में इम्प्लिसिट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट भी लेस करते हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए ठीक है, बी गलत है। सी देख लीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न फर्म। अभी इतने ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव देखे तो आपको पता है कि आजकल की मॉडर्न फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ये न्यो क्लासिकल फर्म का था। क्लासिकल फर्म, न्यो क्लासिकल, इनका ऑब्जेक्ट था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन आजकल क्या है, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, ठीक है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, ये सारे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे। तो ये मेन इनके ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो पार्ट ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा ये भी गलत है। फिर डी, प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। एक तो ये बताया था सर ने, और दूसरा सर ने बताया था कि सपोज करो मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, मार्जिनल रेवेन्यू जा रहा है,
तो ये नीचे से कट करते हुए जाना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन सर ने बताया, तो सर ने बोला तब भी नीचे से कट करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल होती है लाइन, तो P इजिकल टू AR इजिकल टू MR, तो यही लाइन MR की होती है, सर ने बताया। तो सर ने बोला मार्जिनल रेवेन्यू इजिकल टू मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम तो सर ने कहाँ बताया कि जहाँ पे इसके ऊपर की लाइन अगर जा रही है, इसके ऊपर तो नहीं, क्योंकि देखो यही क्या अपनी AR की लाइन है, तो यहाँ मोनोपोलिस्टिक से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपनी AR की लाइन जा रही है मान लो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड हो गया। अगर इससे नीचे कॉस्ट का पार्ट आपका आता है, तो आपको पता है कि जो भी गैप है वो किसका पॉइंट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, तो प्रॉफिट कब होता है मैक्सिमम, जब हम क्या बोलते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर ही प्राइस की लाइन डिसाइड होती है। और अगर कॉस्ट नीचे जाती है तो हम क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल। अगर कॉस्ट मिलती हुई जाती है टच करते हुए, तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, अगर डायग्राम के टर्म में बोलोगे तो, ठीक है, याद रखना। और अगर आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर जा रही है तो हम क्या बोलते हैं कि यार रेवेन्यू तो नीचे रह गया, कॉस्ट ऊपर रह गई, तो लॉस का पार्ट आ गया। ठीक, मैंने सब कुछ करा दिया आपको कवर, पिछला भी याद करा दिया। तो फिफ्थ का जो आपका पार्ट होगा वो A ठीक है, B, C और D गलत है। सिक्स देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए आपका सिक्स भी कवर हो गया इसके थ्रू। नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने बताया जनरली क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, यानी मैंने एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या बोला आपको, एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे वो टच करते हुए जाता है। जब भी आप एवरेज रेवेन्यू की लाइन देखते हो, आपको पता है जहाँ से आपकी एक तरीके से प्राइस की लाइन तय हुई थी, तो आपको पता है कि वहाँ से अगर एवरेज कॉस्ट टच करते हुए जाता है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम एवरेज रेवेन्यू को पर यूनिट के सेंस में लेते हैं, जबकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल आउटपुट से रिलेटेड होता है, एक ही बात है। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या हो गया, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों लेस होंगे। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, एक्सिस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको एक कहीं ना कहीं मीनिंग या टाइप्स ऑफ कॉस्ट वाले पार्ट में कवर कराया था, तो आपको ध्यान हो, वहाँ शायद मैंने आपको बिजनेस कॉस्ट का पार्ट बताया था या फुल कॉस्ट बताई थी, समथिंग मेरे को ध्यान आ रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कि अगर आपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है वो कहीं और लगाते तो नॉर्मल आप क्या रिटर्न कमाते, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे जो बिजनेस में किया, जो आप कमा रहे हो एक्चुअल में, जो कि एक तरीके से आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट है आपको पता है, लेकिन अगर इसी पैसे को कहीं और लगाया होता तो आप कितनी रिटर्न कमाते, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो भी आपको लेस करना पड़ता है टोटल रेवेन्यू में से। तो जनरली आपका वो किससे रिलेटेड हो गया, एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट से रिलेटेड। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपका वो किससे रिलेटेड है, आपको पता है मैंने बताया एक्सिस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट लेस नहीं करते हैं, अगर आपने इम्प्लिसिट भी लेस किया तो वो क्या पार्ट बन जाता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट का, क्योंकि एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। और टोटल रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट लेस करोगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट बनेगा। अगर टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेस करोगे तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट बनेगा। और जहाँ इक्वल करते हो तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे इक्वल पार्ट आ रहा था इसलिए। तो देखिए मैं आपको चलो बता ही देता हूँ ना, यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा। तो नॉर्मल का मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो देखो सेकंड का ए दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे ये वाला पार्ट, बी का थर्ड, हाँ ये दिख रहा है। फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट ये बताया, सी का फर्स्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। अब मेरे पास क्या है, कोई इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं लिखा हुआ, मैं आपके सामने पर्टिकुलर बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं क्या है आंसर साथ साथ लिख के नहीं आया। वैसे क्या है कि कोई गलती नहीं हो तो हमें देखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, आप डंडे मारने आ जाओगे कि सर ये गलत है। इसलिए सेवंथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। प्राइसिंग एट पार विथ मार्केट प्राइस of the existing brand is considered to be most reasonable pricing strategy for a product which is being sold in a strong competitive market। अब बताओ, ये भी लोग गलत कर लेते हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी मान के चलो कि अगर मैं बताऊंगा भी ना तो भी गलत कर देंगे, क्योंकि आप सोचिए कि देखो आप ढंग से पढ़ते नहीं। यहाँ पे ढंग से पढ़िए, क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मार्केट। मान लो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जहाँ पे आपको बोल दिया कि प्राइसिंग आप क्या कर रहे हो, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कर रहे हो, यानी जैसी मार्केट प्राइस है वैसी रख के बैठे हो, मतलब पार पे इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो प्राइस है प्रोडक्ट की इंडिविजुअल, वो मार्केट से रिलेटेड है, कि मार्केट में जो प्राइस होगी वही सेम हम रख रहे हैं, उससे ज़्यादा हम रख नहीं पा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसकी आपने प्राइस मार्केट प्राइस के साथ रखी, तो ये मोस्ट सूटेबल या रीजनेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट की, किससे रिलेटेड, अगर वो स्ट्रांगली कम्पिटिटिव मार्केट में बेचा जाए। बिल्कुल ठीक, ठीक है।
क्योंकि आप जनरली देखोगे, चलो आप ऐसे भी स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हो तो देखो आपका परफेक्ट कंपटीशन का भी आ सकता है, या आपको पता है कि अगर आप ओलिगोपोली भी देखते हो तो उसमें अगर प्राइसेस कम करने की सोचोगे तो कर ही नहीं पाओगे। तो जनरली एक तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला जो राइवल फर्म रख के बैठा है वैसे आप प्राइसिंग रख के बैठे हो, तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, तो आपको पता चल गया कि ये बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। मैंने तो परफेक्ट कंपटीशन की तरह सोचा तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे P = AR = MR, और आपको बताया कि मार्केट की डिमांड और फोर्स के थ्रू, मार्केट की डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू जो भी प्राइस तय होती है वो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होती है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब देखिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं है। प्राइसिंग बिलो द मार्केट प्राइस, इसमें क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस से कम पे हो रहा है, यानी प्राइसिंग बिलो द मार्केट प्राइस हैज़ बीन, ये हटा दूँ, गलत हो गया ये लिखा हुआ। प्राइसिंग बिलो द मार्केट प्राइस हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल व्हेन ए सेलर इंटेंड टू अचीव ए प्रेस्टिजियस पोजीशन अमंग द सेलर इन लोकेलिटी फॉर सेलिंग प्रेस्टिजियस गुड्स ऑफ मच सुपीरियर क्वालिटी। आप ये सोचिए, मैंने पहले भी आपको कहीं ना कहीं प्रेस्टिजियस कमोडिटी का पार्ट बताया कि भैया अगर आपकी प्रेस्टिजियस कमोडिटी होगी तो आप तो उसको हाई प्राइस पे बेच नहीं करोगे, मतलब जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा प्राइस पे बेच नहीं करोगे, और सामने वाला आके ले भी लेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो प्रेस्टिजियस है। डायमंड की बात कर रहा हूँ तो एक तरीके से वो कम अवेलेबल है। लग्जरी कार्स की बात कर रहा हूँ वो भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और उसको अफोर्ड कौन कर सकता है, रिचर सेक्शन ही अफोर्ड कर सकता है। तो मार्केट प्राइस से कोई कम प्राइस करेंगे क्या? कोई इसमें हाईली इलास्टिक का पार्ट इतना रहेगा क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, जनरली यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स की बात करेंगे तो आप मार्केट प्राइस से ऊपर ही रखोगे, क्योंकि रिचर सेक्शन इसकी डिमांड क्या करेगा, कम नहीं करेगा। मैंने हाईली इलास्टिक है ना मीडियम सेक्शन के फॉर्म में नहीं बोली कि मीडियम पर्सन क्या करेगा, अगर प्राइस कम हो जाती है तो अफोर्ड कर लेगा, नहीं। आपको पता है कि अगर रिचर ग्रुप है, आपको पता है अगर प्राइसेस आप ज़्यादा रखोगे मार्केट प्राइस से भी तब भी वो अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे क्या बोल दिया कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस रखिए तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी सेलर ज़्यादा बेच पाएगा, नहीं। अगर वो प्रेस्टिजियस गुड्स की प्राइसेस मार्केट प्राइस से ऊपर रखेगा तो एक तरीके से उसकी गुडविल बनी रहेगी, हम बोल सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ बाकी मोबाइल से, उसकी प्राइस ज़्यादा क्यों है, वो एक प्रेस्टिजियस गुड माना जाता है, सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है, ये मान के चलो। तो आपको पता है कि उसकी प्राइसेज एक तरीके से मार्केट प्राइस जो मोबाइल की चल रही है उनसे नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। ऐसे भी सोच सकते हो। आप डायमंड की बात कर सकते हो, आप लग्जरी कार की बात कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल दो आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 7th में स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। और आप ये भी सोचिए ना कि यार देखिए प्रेस्टीजियस है, कोई ये थोड़ी कॉम्पिटिटिव गुड्स चल रहे हैं इतने, ठीक है, इतने सारे गुड्स थोड़ी है, होमोजीनियस थोड़ी है, या हल्का सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट थोड़ी है जिसमें आप ये बोलोगे कि प्राइस कम होने से डिमांड का पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। या होमोजीनियस में आप कर ही नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का पार्ट है, तो वैसा पार्ट है ही नहीं इसमें। तो आपको मार्केट प्राइस से ऊपर रखने में आराम से मज़े आएंगे। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट, याद रखना 7th का। अब 8th का देखिए, 8th में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज ए फर्म चार्जेज हायर इनिशियल प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस इट ओवर टाइम एज द डिमांड एट हायर प्राइसेस सेटिस्फाइड। देखिए अगर आप कभी भी भूल जाते हो तो आपको मैंने 3 पार्ट बताए थे, पीक लोड, एक स्कीमिंग और एक पेनिट्रेशन का पार्ट। इंक्रीमेंटल नहीं बताया मैंने, फिर भी चलो मैं आपको इसको बता दूंगा इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है। पर देखिए कि पीक लोड का तो मतलब क्या है, जब हाई डिमांड टाइम होगा तो उस हिसाब से प्राइसेस ज़्यादा होगी, और जब लो डिमांड का टाइम होगा, आपको पता है मूवी, तो जब भी याद रखना कि मल्टीप्लेक्सेस में मूवी देखने जा रहे हो, सुबह को देखने जा रहे हो प्राइस कम है, और इवनिंग में नाइट में देखने जा रहे हो प्राइस ज़्यादा है, तो पीक लोड का एग्जांपल आपके माइंड में याद रहेगा। स्कीमिंग तो मैंने आपको एप्पल का फ़ोन बताया था, मैंने बताया था शुरू में प्राइसेस क्या रहती है, हाई रहती है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पर्टिकुलर डिमांड पूरी हो जाती है तो आपको पता है कि मार्केट में अभी भी चलना है, तो आप प्राइस क्या करते हो, उसके बाद कम कर देते हो एक पर्टिकुलर डिमांड पूरी होने के बाद, क्योंकि अगले साल आपका नया प्रोडक्ट भी आना है। तो तब तक आप क्या करोगे, शुरू में तो ज़्यादा रखोगे प्राइस, फिर धीरे धीरे कम कर दोगे। वो क्या था, स्कीमिंग। तो यही बोल रहा है, फर्म चार्ज हायर इनिशियल प्राइस, फिर क्या होता है, जैसे ही ओवर टाइम डिमांड क्या हो जाती है, हायर प्राइस पे सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद रिड्यूस कर देते हो प्राइसेस को, क्या कर देते हो, तो स्कीमिंग। तो एप्पल फ़ोन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में याद रखना 3 के साथ 1 फ्री, या शुरू में क्या करते हो, लोएस्ट प्राइस रखते हो, जैसे बताया था मैंने, जैसे सोप वाला एग्जांपल बताया था, साबुन वाला, ठीक। तो हम उसमें हमने क्या देखा था कि 200 ग्राम की 2 चक्की थी, यानी 2 पीसेस थे, उसके साथ आपने 100 ग्राम का साबुन का 1 पीस फ्री दे दिया। तो शुरू में आप क्या करते हो, लो प्राइस रखते हो, और जैसे जैसे आपकी डिमांड पूरी होती जाती है, यानी कस्टमर अट्रैक्ट होता जाता है, फिर आप नॉर्मल प्राइस रख लेते हो, या जो ऑफ़र देते हो उसके बाद से आप ऑफ़र देना बंद कर दोगे, ऑफ़र नहीं दोगे।
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट आ रहा है आपका, स्कीमिंग का पार्ट आ रहा है, जिसे हम बोलेंगे प्राइस स्कीमिंग। अब इंक्रीमेंटल प्राइस का मतलब क्या होता है ये बताइए। देखिए याद रखना कि इंक्रीमेंटल प्राइसिंग इंक्रीमेंट कॉस्ट से रिलेटेड है एक तरीके से, ऐसे सोच लीजिए। यानी इसमें ये बोल रहा है कि जो भी आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है वो किसके थ्रू आती है, वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू आती है। तो आपने फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रख ली, मान लो जो प्लांट है, प्लांट की साइज़ आपने फिक्स रख ली, या इसके अलावा जो भी आपके इसके अलावा जैसे एडवर्टीजमेंट के या कैपिटल पे इंटरेस्ट का पार्ट है वो फिक्स ही लग रहा है, तो वो फिक्स कॉस्ट का पार्ट इनकर हो रहा है। लेकिन आप जो इंक्रीमेंटल प्राइसिंग की बात कर रहे हो कि आपने जो अपनी प्राइसिंग गुड्स बेचने की प्राइस बढ़ाई, वो क्यों बढ़ाई, क्योंकि आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। तो आपने जो अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको बढ़ाया, इंक्रीमेंट कॉस्ट की, तो उस वजह से आपने प्राइसिंग भी क्या कर दी, इंक्रीमेंट कर दी। फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की वजह से आपने अपनी प्राइसिंग भी क्या कर दी, बढ़ा दी। और बढ़ी हुई प्राइसेस पे आप गुड्स बेच रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल प्राइसिंग। तो किसकी वजह से, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वजह से, नॉर्मल पार्ट। तो याद रखना यहाँ पे 8th में आपका आंसर होगा सी, स्कीमिंग। शुरू में हाई प्राइस और जैसे ही पर्टिकुलर डिमांड उस हाई प्राइस पे पूरी हो गई उसके बाद प्राइसेस क्या कर देंगे, रिड्यूस। ठीक। फिर आपका 9th बोल रखा है, फॉर द सक्सेस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल। अब आप देख लीजिए एक बार, ये पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी मैंने पेनिट्रेशन का पार्ट आपको बताया, प्राइस पेनिट्रेशन का, उसमें जो प्रोडक्ट बताया, क्या बताया, एग्जांपल सोप। तो आपको पता है कि साबुन बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, डिटर्जेंट बहुत सारी कंपनीज के होते हैं। तो आपको पता है कि ग्रेटर देन यूनिटी होती है, यानी इलास्टिसिटी जो भी होती है वो हायर देन 1 होती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी प्राइस को बढ़ा देते हो तो डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, या प्राइस अपनी कम कर देते हो या ऑफर दे देते हो तो सामने वाला जो कस्टमर है, क्या पता जो पहले गुड्स कंज्यूम कर रहा था वो नहीं करेगा और आपके गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बताया था मैंने। तो याद रखना कि उसको देखते हुए आपको पता चलेगा। और एक तरीके से आपने प्राइस पेनिट्रेशन में ये भी देखा था कि आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, मास प्रोडक्शन करते हो, जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट एक तरीके से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो कभी कभी आप अपनी कॉस्ट से कम पे भी क्या करते हो, गुड्स बेचने लग जाते हो शुरू में, और जैसे ही आप मार्केट को ग्रैब कर लेते हो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा, बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड हो गई, उसके बाद आप क्या करते हो, जो ऑफर है वो हटा देते हो। जनरली आपने ये देखा होगा, मैंने आपको सॉस में भी बताया था कि किसान सॉस, पर्टिकुलर जो भी सॉस ब्रांड होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑफर देते हैं, क्योंकि कंपटीशन चल रहा होता है और प्राइसेस आपके गुड्स की इतनी ज़्यादा नहीं है। जनरली किसमें, एफएमसीजी गुड्स में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या ग्रॉसरी के आइटम्स में आप देखोगे ज़्यादातर आपको प्राइस पेनिट्रेशन का पार्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो क्या है, महंगे आइटम है, जनरली उसमें प्राइस स्कीमिंग का पार्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में कंपनी को पता है कि उसकी एक ब्रांडिंग बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, तो वो हायर प्राइस पे बेच सकती है, तो वो प्राइस स्कीमिंग का पार्ट। जबकि पेनिट्रेशन में क्या होता है, शुरू में लो प्राइस, तो अगर प्राइस कम रखेंगे डिमांड बढ़ेगी, तो हायर इलास्टिसिटी। तो ये बोला क्या डिजायरेबल नहीं है, तो ये तो डिजायरेबल है, ये ठीक है। ठीक। फिर आपको बोल दिया अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, मास प्रोडक्शन करते हो, ज़्यादा करते हो, तो कॉस्ट पर यूनिट, जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आती है, बिल्कुल ठीक। प्रोडक्ट टू हैव वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए आपको पता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है ना, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब भी प्राइस पेनिट्रेशन का पार्ट होता था, प्रोडक्ट जो होता है वो सेम, हल्का सा डिफरेंशिएशन हो सकता है, यानी हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, होमोजेनियस तो नहीं होता, लेकिन हम क्या बोलेंगे, शेप, क्वालिटी, साइज, उसमें हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है। एक कंपनी का सोप दूसरी कंपनी के सोप से कंपेयर हो सकता है, एक कंपनी की सॉस दूसरी कंपनी की सॉस से, मैगी यिप्पी से कंपेयर हो सकती है। तो उसी तरीके से टूथपेस्ट अलग अलग कंपनी के आते हैं, तो आपको पता है कि आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस आपके प्रोडक्ट की कम हो रही है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन आपकी प्राइस कम होने से आपकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। या सामने वाले की प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ गई और आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो क्रॉस इलास्टिसिटी हायर ही रहेगी। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, लो क्रॉस, गलत बोल दिया, याद रखना हाई होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये डिज़ायरेबल नहीं होता, तो अपना सी आंसर होगा। क्या डिज़ायरेबल नहीं होता, वेरी लो नहीं, वेरी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी चाहिए होती है। ठीक है। फिर आपको डी बोल रहा है ईजी एक्सेप्टेंस एंड अडॉप्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। जनरली क्या होता है, कंज्यूमर को पता है कि यार इसकी कॉस्ट सस्ती होती है, तो वो साबुन जो मैंने बताया ब्रांड, या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो भी हो गए, वो आराम से अफोर्ड कर लेता है और जल्दी से क्या करता है, वो अडॉप्ट कर लेता है। आप किसी पर्टिकुलर मॉल में जाते हो, आपको पता चलता है कि एक आचार के बॉक्स के साथ, पिकल्स के बॉक्स के साथ दूसरा पिकल का बॉक्स फ्री। अब वो कोई सी भी कंपनी का है, आप उठा लेते हो। ठीक है। जनरली होता है एक डीओ के साथ दूसरा डीओ फ्री, आपने अगर उसको यूज़ नहीं किया, या दो के साथ एक फ्री, आप उसको उठा लेते हो।
तो आराम से आप एक्सेप्टेंस कर लेते हो, अडॉप्शन कर लेते हो, क्योंकि आप क्या सोचते हो, मेरे को तो वैसे भी यूज़ करना है, मेरे को तो वैसे भी कंज्यूम करना है, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, ऐसा सोच लेते हो। ठीक है, 2 माजा के साथ 1 माजा फ्री कंज्यूम कर लेते हो, चाहे आप उसको यूज़ पहले नहीं करते थे लेकिन अब यूज़ करने लग जाओगे। तो इसलिए हाई इलास्टिसिटी रहती है और क्रॉस इलास्टिसिटी भी हाई रहती है, क्योंकि कंपटीशन है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, याद आ गया कौन सा है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया सी, 9th का क्या आएगा, सी, वो एक तरीके से फिजिबल नहीं है। फिर आपको बोल दिया 10th में, लो इनिशियल प्राइसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरिंग इनटू मास मार्केट। सबसे बढ़िया बात, अभी अभी ऊपर वाला पार्ट बताया था मैंने, जिसमें आपको पेनिट्रेशन का पार्ट था, तो आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल ठीक है कि शुरू में हम क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट की प्राइस है लो रखेंगे, जिससे हम मास मार्केट मतलब मैंने क्या बताया, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ा है, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनकी डिमांड को आपको पूरा करना है, तो उस केस में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाओगे तो उस केस में क्या होगा, अगर मैंने बोला कि आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल का पार्ट जो है, यानी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है, वो कम आएगी। लेकिन फर्म जनरली क्या करती है, रीजनिंग में क्या दे रखा है, फर्म जनरली गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद एक्सिस कैपेसिटी इनिशियली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंपनी पुरानी ही है मान के चलिए, लेकिन वो साथ में क्या कर रही है, नया प्रोडक्ट निकाल रही है, तो उसको पता है कि डिमांड देखते हुए पर्टिकुलर उसको क्या करना है, वो प्रोडक्ट निकालना है। तो शुरू में उसने क्या करी, प्राइस लो रखी। अब उसने जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी कहाँ पे आती है आपको पता है ना, किससे आती है, ध्यान करो। देखो चलो आप भूल गए होंगे तो मैं बता देता हूँ, ये आपको पता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फिर आपको एक पता है कि मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट मैंने आपको बताया था, और जहाँ पे मैंने बताया कि ये कट कर रहा है वहाँ पे क्या होती है आपकी एक तरीके से इक्विलिब्रियम आउटपुट का पॉइंट आता है। ठीक है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपकी ये इकोनॉमिक कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी याद रखना। ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम होती है और उसके बाद ही बढ़ना चालू होती है, जैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। ये मार्जिनल कॉस्ट का पॉइंट है और ये आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई जा रही है, और ये आपका एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ये एक्सिस कैपेसिटी रख रहे हो, ये बताया था मैंने, तो आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है फर्म जनरली गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद द एक्सिस कैपेसिटी इनिशियली, क्योंकि जैसे ही डिमांड होगी उसके बाद ही वो एक्सिस कैपेसिटी का यूज़ करेगी और प्रोडक्शन और बढ़ा देगी। नहीं तो उसे क्या लगेगा, यार लॉस भी हो सकता है क्योंकि नया प्रोडक्ट है। अगर हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ये थोड़ी कि हमने अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर दिया, कॉस्ट तो कमाई है लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा। तो रीजनिंग ठीक है लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि देखिए जब लो इनिशियल प्राइसिंग रख रहे हैं तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमने नया प्रोडक्ट निकाला वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकाला, तो क्या पता हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस का साइज एक तरीके से बड़ा है तो हमारे पहले से ही प्रोडक्ट हैं, तो नया प्रोडक्ट अगर हम क्या कर रहे हैं अपनी कॉस्ट से कम में भी बेच रहे हैं शुरू में तो चलता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मास मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, हम अपनी ब्रांडिंग इमेज बढ़ाना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने हाई प्राइस पे रखा हुआ है और दूसरा हमने क्या कर दिया कुछ, ताकि बाकी सारे कस्टमर पे भी रीच हो सके मास मार्केट में, तो हमने प्राइस कम रख दी। तो रीजनिंग बहुत सारी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, ए और आर करेक्ट है लेकिन आर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो 10th का आंसर क्या होगा आपका, ए और आर करेक्ट है लेकिन आर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि रीजनिंग में और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ही हमने नए प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या रखी है, कम। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप और मार्केट में एंटर होना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कंज्यूमर का ट्रस्ट रखना वो कंज्यूमर का एक तरीके से क्या चाहते हो, विश्वास जीतना चाहते हो, तो जनरली उस केस में आप क्या करते हो, प्राइसेस कम रख लेते हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो जनरली हम बोल सकते हैं करेक्ट हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक ही रीजन नहीं होगा, और भी रीजन हो सकते हैं। अब जून 14 में क्या बोल रहा है, ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इलेस्टिसिटी। आपको अगर ध्यान हो कि हाई प्राइस इलेस्टिसिटी मैंने किस में बताई, जहाँ पे प्राइसेस क्या हो, लो हो, तो आपको पता है कि वो प्राइस क्या है, गुड्स की सस्ती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अगर आप प्राइस कम करोगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में, उसके भी गुड्स हैं, सेम टू सेम है। जैसे मैंने आपको टूथपेस्ट के एग्जाम्पल दिए, सोप के एग्जाम्पल दिए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रिंग प्राइसिंग। ठीक है, फिर आपको बोल दिया ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इन इलेस्टिसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली इनइलेस्टिक, लेस देन 1। तो किससे रिलेटेड है, स्कीमिंग। उस केस में क्या होता है, चाहे आपने अपनी क्या कर दी, प्राइसेस बढ़ा भी दी, तब भी डिमांड इतनी कम नहीं होगी। एप्पल ने नया मोबाइल निकाला, 1 लाख की जगह 1,20,000 कर दी, तो कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार ये तो चोर है,
प्राइसेस ज़्यादा रख रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो बिल्कुल कम होंगे। अगर उसने प्राइसेस अपनी 20% बढ़ाई है तो जो डिमांड है वो 2%, 4%, 5% इतनी ही कम हो रही है, लेकिन बाकी सारे तो डिमांड कर ही रहे हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनएलास्टिसिटी। फिर आपको बोल दिया डिफरेंशियल। अगर आपको डिफरेंशियल ध्यान नहीं है तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट। किसका? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। इसका मतलब अलग अलग मार्केट में आप अलग अलग प्राइस रख रहे हो, मार्केट ए में अलग, मार्केट बी में अलग। जैसे हमने बताया था कि रिचर सोसाइटी है, वहाँ पे आपने क्या कर दिया, वही पर्टिकुलर ब्रेड उसकी प्राइस आपने 30 रुपीज़ रखी, और जहाँ पे आप मीडियम क्लास में जाते हो यानी उस सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ पे आपने प्राइस 20 रुपीज़ रख रखी है। वैसे ही आपका मैंने डॉक्टर का एग्जांपल बताया था कि डॉक्टर पर्टिकुलर अपने घर के पास में क्लिनिक खोल के बैठा है या घर पे ही क्लिनिक खोल के बैठा है, और उसका एरिया एक तरीके से कौन सा आता है, मीडियम क्लास ऑफ सोसाइटी वाले पीपल्स का आता है, तो वो 200 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी के रखता है। लेकिन जब वो रिचर क्लास में जाता है या पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे वो 500 रुपीज़ पर कंसल्टेंसी के रखता है, जनरली आपने देखा होगा। तो वो क्या चार्ज कर रहा है, डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज कर रहा है। तो बोल रहा है मार्केट हैविंग सेवरल सेगमेंट डिफरिंग प्रोमिनेंटली विद रिगार्ड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड। तो आपको पता है कि एक मार्केट में मैंने, अगर आपको एग्जांपल ध्यान हो तो 2 बताई थी और एक में इलास्टिसिटी बताई थी आपको 5। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग। जहाँ पे इलास्टिसिटी अलग अलग हो तो उस केस में प्राइसिंग भी अलग अलग रखनी पड़ती है। एक में लेस इलास्टिक होती है और एक में हाईली इलास्टिक हो सकती है। तो उस केस में आपका क्या है, देखो थर्ड, फिर 1, फिर सेकंड, तो किस में आ रहा है, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। चलिए इसके थ्रू देख लेता हूँ मैं फटाफट। 11th का जो आपका आएगा वो आएगा थर्ड, 1 सेकंड, तो ये है आपका थर्ड का आपका क्या होगा, ए। आप चाहे देख सकते हो फर्स्ट का आपका है बी, ये मैंने बताया था। फिर मैंने सेकंड का आपका जो बताया था वो क्या बताया था, सी, ठीक है। और मैंने जो थर्ड का वो आपका बताया था ए बताया था। हाँ ठीक है, तो आपका बी सी ए ये होगा। फिर 12 देखिए क्या बोल रहा है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन। अब ये कितनी बार आएगा, जनरली आपको पता है कि जब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो 12th का क्या होगा आपका, सी। बाकी सारे देख लेना, देखो हाईली इलास्टिक, इनइलास्टिक बोल रहा है, अनसर्टेन बोल रहा है, नेगेटिवली इलास्टिक बोल रहा है। तो आपको पता है कि हाईली इलास्टिक। इलास्टिसिटी तो वैसे क्या होती है, नेगेटिव होती है जब प्राइस से रिलेटेड देखते हो। तो ये तो कोई होता ही नहीं है। हाईली इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया, रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलोगे लेस देन 1। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। ठीक। और अनसर्टेन का मतलब क्या हो सकता है, इन्फिनिट बोल सकते हो, पता नहीं है कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा तो केस है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, 12th में सी आंसर आएगा। फिर आपका 13 देखिए। देखिए अब आपके पास्ट ईयर के एमसीक्यूज कोई भी नहीं है, लास्ट है बस एक 18, और तो नॉर्मल मैंने एक्स्ट्रा कवर किए थे तो आप देख सकते हैं। ए डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टमेंट इन विलियमसन मॉडल रिप्रेजेंट ए गिफ्ट बाय मैनेजर टू शेयर होल्डर बाय मीन्स ऑफ एन एडिशनल डिविडेंड, नहीं, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय मैनेजर इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ फर्म। तो ये जनरली मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जनरली जो नॉर्मल फर्म की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा वो क्या करता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेके बैठ जाता है। तो जहाँ पे आपने देखा था कि पेमेंट का पार्ट ज़्यादा है, तो 13 का जो आपका पार्ट आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो विलियमसन के मॉडल में जाके देख लेना, ये किससे रिलेटेड है, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म से रिलेटेड है। तो वहाँ जाके देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है 14 में, ऑर्गेनाइजेशन लैक एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक कॉस्ट आर हायर देन नेसेसरी फॉर ए गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो जनरली बोल रहा है कि कॉस्ट जनरली क्या रहती है, हायर ही रहती है जो भी आप गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रोड्यूस कर रहे हो। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्लैक। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्लैक का मतलब क्या होता है, आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है। आपको अभी मैंने बताया था कि एवरेज कॉस्ट का पार्ट है और आपका जो ये मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी का पॉइंट है, लेकिन आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आप जो एक्सेस कैपेसिटी रख के बैठे हो वो एक तरीके से क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्लैक का पार्ट कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप हायर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हो, जबकि आप एक्सेस कैपेसिटी करके इकोनॉमिक कैपेसिटी पे आ सकते हो और आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन फिर भी आप हायर पे प्रोड्यूस कर रहे हो। नहीं तो मैंने ये भी बताया था कि आपके जैसे क्या है, 10 वर्कर है, ठीक है, आपको ज़रूरत 8 की है काम करने की, काम कर रहे 8 है, लेकिन पेमेंट किसका कर रहे हो आप, 10 वर्कर का कर रहे हो। चाहे आप एक बार देख लेना, मैंने यहाँ बताया था, मैं कवर कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, साइट एंड मर्ज की मैंने बिहेवियर थ्योरी बताई थी आपको यार, ये बिहेवियरल थ्योरी। तो इसमें मैंने आपको पॉइंट, 1 मिनट मिले तो सही, हाँ ये रहा,
ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्लेक इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अवेलेबल रिसोर्स एंड टोटल नेसेसरी पेमेंट टू मेंबर ऑफ द कोलिशन। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उससे ज़्यादा ही पेमेंट उन्हें कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो अवेलेबल रिसोर्स और उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्लेक। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर इसके अलावा भी समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है। उस वक्त चाहे देख लेना, मैंने तब भी यही बताया था। तो कॉस्ट आर हायर देन नेसेसरी फॉर ए गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी। उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, सेल्स आर डिक्लाइन, फिर ये तो होगा ही नहीं। प्रॉफिट कंस्टेंट इज थॉट टू बी टू हाई बाय बोथ मैनेजर एंड शेयर होल्डर, कि जो प्रॉफिट का पार्ट बोल रहे हैं नहीं, ये भी नहीं होगा। शेयर होल्डर डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू करेक्ट मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। तो देखिए यही होगा 14 का, ये और तो हो नहीं सकता अगर मैंने पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताए। तो ये डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ में आ जाएंगे। फिर आपको बोल रहा है इन मैरिस मॉडल ऑफ गोल ऑफ मैनेजर एंड शेयर होल्डर आर सीन टू बी मोर कंपेटेबल देन इन अदर मैनेजरल थ्योरी बिकॉज मैनेजमेंट इज सीन टू बी मोर फ्रेगमेंटेड एंड लेस पावरफुल। Shareholder are seen to be more influential over management than in other model. Managers and shareholder both derive benefit from the growth of the firm। ये रहा, क्योंकि वहाँ पे मॉडल का क्या नाम था, मैक्सिमम ग्रोथ। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट क्या चाहता है एक तरीके से और शेयर होल्डर क्या चाहता है। ठीक, तो वो पर्टिकुलर मैंने दोनों पॉइंट आपको बताए थे, चाहे मैं एक बार चलो आपको वहाँ पे जाके बता ही देता हूँ। देखिए अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैरिज ग्रोथ में आ गए। मैनेजर्स एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म एंड शेयर होल्डर एम एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर डिविडेंड एंड शेयर प्राइसेस। मैरिज डेवलप ए बैलेंस ग्रोथ मॉडल इन विच द मैनेजर चूजेज ए कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट एट विच द फर्म सेल्स प्रॉफिट एसेट एटसेट्रा ग्रो। क्योंकि अगर वो हायर ग्रोथ रेट चुन लेता है तो उस केस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है वो एडवर्टीजमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एक तरीके से वो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए, नए प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा रोक लेता है और शेयर होल्डर को नहीं देता इतना। तो शेयर होल्डर एक तरीके से क्या वो सोचते हैं कि यार इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का प्रोपोर्शन अपने खुद के लिए यानी बिजनेस के एक्सपांशन के लिए कर दिया, लेकिन हमें नहीं दिया। तो हमें डिविडेंड के फॉर्म में नहीं दिया, हमारा डिविडेंड रिड्यूस हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा नहीं सोच रहा। पर्टिकुलर यही इफेक्ट होता है। देखिए आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी होगा, अगर मैं शेयर होल्डर हूँगा कि यार ये कंपनी क्या कर रही है, ग्रो करती जा रही है लेकिन हमें डिविडेंड नहीं दे रही। लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जा रही है शेयर की। लेकिन कई इन्वेस्टर क्या होते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता, वो इतने ज़्यादा रैशनल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे कंपनी के पास जाते हैं। दूसरी कंपनी के पास जैसे जाएंगे तो शेयर प्राइस आपकी फॉल हो जाएगी, और कभी कभी क्या होगा, आपकी मार्केट प्राइस कम हो गई तो दूसरी कंपनी से आपको टेक ओवर करने की भी कर सकती है। तो इस केस में आपको क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस ग्रोथ, मतलब खुद का फ़ायदा भी देखना है और सामने वाले शेयर होल्डर का फ़ायदा भी देखना है। समझ गए? तो इसलिए इसका 15 का पार्ट आएगा, मैनेजर एंड शेयर होल्डर बोथ डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द फर्म। ये इसका 15 का आएगा। अब 16 देखिए, 16 में क्या बोल रहा है, द एसेंशियल फीचर ऑफ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म इज दैट। तो आपको पता है कि अभी ये किससे रिलेटेड थी, जो अभी हम ऊपर देख रहे थे। ये बोल रहा है द वेरियस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर विद इन द फर्म ऑल वर्क हार्मोनियसली टुगेदर टू देयर म्यूचुअल बेनिफिट। फिर उसके बाद देख रहा है प्रॉफिट इज सीन टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन इन अदर थ्योरी। फिर शेयर होल्डर्स आर सीन टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल ओवर मैनेजमेंट। फिर डी दे रखा है आपको, एम्फेसिस प्लेस अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स शेयर होल्डर। तो देखिए मेरे हिसाब से तो मैंने आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया था, जहाँ तक ध्यान आ रहा है मेरे को, एम्फेसिस इज प्लेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। तो आपको मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर एम्फेसिस किस पे किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। चलिए ये भी पार्ट एक बार कवर कर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर पॉइंट तो कवर हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आ गया, ये क्या बोला है, रिचर्ड साइट एंड जेम्स जी मर्च ने जनरली क्या है, सिस्टमेटिक बिहेवियरल थ्योरी दी थी। हेयर द फर्म इज नॉट कंसिडर्ड एज सिंगल एंटिटी विद ए सिंगल गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस केस में किसकी बात करता है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप की बात करता है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या रहते हैं, एंगेज रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जनरली ये बताया था, दे एम्फेसिस दैट द मॉडर्न बिजनेस फर्म इज सो कॉम्प्लेक्स दैट इंडिविजुअल विद इन इट हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड इनपरफेक्ट फोरसाइट विद रेस्पेक्ट टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो देखिए एम्फेसिस में ये आ गया कि मॉडर्न बिजनेस फर्म क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है, जिसमें इंडिविजुअल्स को क्या रहती है, एक तरीके से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग शेयर होल्डर्स का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है इंडिविजुअल, लेकिन उसको ग्रुप गोल की तरफ लेके आया जाता है। वो किससे रिलेटेड है, बिहेवियरल थ्योरी से रिलेटेड है। तो 16 का आपका जो आएगा वो आएगा डी। अब देखिए आपको 17 बोल रहा है,
17 में आपका असर्शन रीजनिंग का है। तो देखिए ये बोल रहा है बाउमल्स थ्योरी फाउंड दैट शॉर्ट रन रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में बी कंसिस्टेंट विद लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था, बाउमल की थ्योरी में जाना सेल्स मैक्सिमाइजेशन में, सेम मैंने ये पॉइंट कवर कर रखे हैं। तो शॉर्ट रन रेवेन्यू एक तरीके से क्या करता है, कंसिस्टेंट रहेगा कि अगर आप शॉर्ट रन में टुकड़ों में रेवेन्यू अर्न कर रहे हो तो लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। बिल्कुल ठीक, असर्शन ठीक है। रीजनिंग सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज ए लॉन्ग रन गोल ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, लॉन्ग रन भी हो सकता है, शॉर्ट रन भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। एक बार बाउमल की थ्योरी पूरी पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी। तो 17 का जो है वो सी पार्ट है, ए ट्रू आर फॉल्स। मैंने क्या बोला, अगर थ्योरेटिकल पार्ट देखा है तो आपको आएंगे, वरना ये नहीं आएंगे। एक मैं 18 MCQs आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि जनरली उसकी मैंने नई PDF बनाई है तो वो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये मैंने कवर किया 18, तो आपको PDF मिल जाएगी, नहीं उसमें आपको दिख जाएगा। मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड डिनोट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग, जनवरी 17 का है। अब देखिए कितना सिंपल, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो आपको पता है वो किस में होता है, बाउमल से रिलेटेड होता है, WJ विलियम जे बाउमल। तो आप देखना कौन सा दिख रहा है आपको। देखिए फर्स्ट किस में दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में। वैसे तो आपको आंसर पता चल गया कि सी है इससे रिलेटेड, पर आप देखिए कि डी से रिलेटेड भी फर्स्ट था। अगर आपको आंसर पता नहीं रहता तो आप आगे बढ़ते। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट, तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपको पता चला कि रॉबिन मैरिज से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें तो आ नहीं रहा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर सी रहा। तो देखिए ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। फिर हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरल यूटिलिटी, तो विलियमसन यूटिलिटी फंक्शन। देखिए कभी भी आप भूल जाएं तो आपको ऐसे याद रखना है, आपको क्या होगा, दोनों थ्योरी भी याद रहेगी और मॉडल भी याद रहेगा। बाउमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऐसे याद रख लीजिए, मैरिज ग्रोथ रेट, विलियमसन यूटिलिटी, साइट एंड मार्च बिहेवियर थ्योरी। इस तरीके से आपको याद रखना है। सेटिस्फाइंग बिहेवियर किससे रिलेटेड था, साइट एंड मार्च। तो अब देखिए जनवरी 17, जून 19, दिसंबर 19 सेम आ चुके हैं। तो क्या बता, देखिए अब ऑब्जेक्टिव का चांस कम है क्योंकि इतनी बार आपका आ चुका है, लेकिन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आ सकता है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी अगर आ गया तो और भी टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स के, वो कवर हो सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ तो पूछ सकता है, याद रखना, क्योंकि जून में भी आ गया, दिसंबर में आ गया। तो ऊपर ऊपर के नाम तो जरूर याद करके आना, और पर्टिकुलर हल्की हल्की अप्रोच की मीनिंग क्या है, जनरली इसमें क्या कहता है हल्का पॉइंट, तो वो जरूर याद रख के जाना, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब आपको बताया कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग की वीडियो आपको मिली रही है, उससे रिलेटेड मैं पार्ट कवर करा रहा हूँ, वो आपको मिलती रहेगी, और उससे रिलेटेड MCQ जरूर कीजिएगा। नहीं तो देखिए एक तरीके से मेरा मोरल भी बूस्ट नहीं होता कि मैं आपको MCQ प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो सॉल्व जरूर कीजिए, और वैसे भी अभी वीडियो में कोई इतनी ज़्यादा आपको दे भी नहीं रहा, आराम से दे रहा हूँ। तो आपको मेरे हिसाब से देखो कर तो लेनी चाहिए प्रैक्टिस, फिर भी आपके ऊपर है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो रेगुलर देखते रहिए और प्यार देते रहिए।